हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोशिका एकेडमी। माय नेम इज अंशिका। आज हम लोग पेपर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आज फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is environmental law? Environmental law क्यों बनाते हैं? Environmental law क्या है, इसको समझते हैं। तो environmental law means the laws that regulate the impact of human activities on the environment। जो भी human activities हैं उनका क्या impact है environment पे, adverse impact basically कि मतलब उसका क्या दुष्प्रभाव है हमारे environment पे, उसको देखने के लिए, उसको regulate करने के लिए, उसको manage करने के लिए हम बनाते हैं environmental laws। Okay? अब कुछ फंक्शंस हैं एनवायरमेंटल लॉज के जो कि क्वेश्चंस में आ सकता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश एनवायरमेंटल लॉज के कुछ सेट फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं। दीज आर, हम कुछ भी पेनल्टीज या कुछ भी ऑफेंसेस सेट कर सकते हैं किसी पे भी जो भी इन लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा पेनल्टीज, सेट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज फॉर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। फिर सेट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, हमने किस तरह की पॉलिसीज बनाई है, क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि हाँ इस स्टैंडर्ड के आगे या ये चीज़ हमें फॉलो ही करनी है, ये नॉर्म्स हैं, ये फॉलो करने हैं, ये करने ही हैं। और अगर हम इसे तोड़ते हैं या उनको फॉलो नहीं करते हैं, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू इट, राइट। देन इनेबल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू टेक पार्ट इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग की बात है, हमें डिसीजन लेना है जो भी अथॉरिटीज जो भी कंसर्न है उनके लिए। देन क्रिएट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्स बनाना, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना एनवायरमेंट को लेकर के, राइट। अब एक कंफ्यूजन होती है एनवायरमेंटल ट्रीटीज, देन एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड कन्वेंशन, इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। एनवायरमेंटल ट्रीटी या प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होता है, ओके, दिस इज लीगली बाइंडिंग। एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को हम पॉलिसी बोलेंगे, राइट। कन्वेंशन क्या होता है, एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, एनवायरमेंटल पॉलिसी जो कि कमिटमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एंड देन कन्वेंशन जो कि एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये अब आपके पेपर 1 का सिलेबस है, यह बहुत ही विविडली डिस्कस करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज इट? इंडिया लॉन्च्ड इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन जून 2008, ओके। इसमें क्या करते हैं, So India launched its National Action Plan on Climate Change in June 2008. इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज नेशनल वाटर मिशन जो 2011 में आया था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दो डिफरेंट हैं, ये आया था 2010 में, ये आया था 2014 में, ठीक है। फिर है नेशनल सोलर मिशन, ये आया था 2010 में, इसको लेकर आई थी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, राइट, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2010। देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2010 अगेन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2012, ग्रीन इंडिया मिशन 2014। ये ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हमें क्या जरूरत हुई नेशनल वाटर मिशन की, हम क्यों लेकर आए नेशनल वाटर मिशन? तो कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हमारा वाटर क्राइसिस हो रहा था, उसकी वजह से नेशनल वाटर मिशन को हमने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। तो पहला था कि ग्लेशियर्स जो हैं हिमालय में वो डिक्लाइन हो रहे थे। दूसरा ये था कि बहुत सारे ड्रॉट की सिचुएशन, सूखा पड़ रहा था बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के, ठीक है। ये ग्लेशियर्स, ड्रॉट, देन इंक्रीज इन फ्लड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा और थे, फ्रीक्वेंट फ्लड्स हो रहे थे। देन ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, जिसको कहते
कहते हैं कि वो खराब हो रही थी ग्राउंड वाटर क्वालिटी, क्योंकि फॉर हम जीने के लिए ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करते हैं, बेसिकली हम ग्राउंड वाटर ही यूटिलाइज करते हैं। देन सलाइन इंट्रूजन मतलब सॉल्ट का इंक्रीमेंट हो रहा था एक्वीफर्स में। एक्वीफर्स वो होते हैं जहाँ से ग्राउंड वाटर निकलता है, ठीक है, जहाँ से हम ग्राउंड वाटर उनको पंप करते हैं वो होते हैं एक्वीफर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट का इंक्रीमेंट देखा गया, इंक्रीज्ड सलाइन इंट्रूजन इन कोस्टल एक्वीफर्स, इस वजह से देयर वाज अ नीड फॉर नेशनल वाटर मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कैसे इससे इन सबको टैकल किया? पहला, नंबर 1, डेवलप इन अ टाइम बाउंड मैनर सस्टेनेबल नेशनल कैपेसिटी टू कंटिन्यूअसली असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। हम कंटिन्यूअसली ये देखेंगे कि हम इसको एक पैरामीटर बना लेंगे कि हाँ हम इतने टाइम पे इन चीज़ों को टैकल करते रहेंगे, इवैल्यूएट करते रहेंगे, इसको मैनेज करते रहेंगे हिमालयन इकोसिस्टम में कि कैसे पानी की क्वालिटी अभी क्या है, अब क्या है, ऐसे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है असिस्ट स्टेट्स इन हिमालयन रीजन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन फॉर सिलेक्टेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरे स्टेट्स वो भी हेल्प करेंगे हिमालयन इकोसिस्टम को, हिमालयन रीजन को रिजुविनेट करने के लिए, ताकि वहाँ का पानी सही हो जाए, ओके। देन आते हैं नेशनल सोलर मिशन पे। नेशनल सोलर मिशन को जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है अगेन, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, नेशनल सोलर मिशन इज आल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2010 में। इसके कुछ टारगेट्स हैं, ये मेन टारगेट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इतने मेगावाट का सोलर पावर इंस्टॉल करना है बाय द ईयर 2022। दिस इज द ईयर 2022, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन 40 गीगावाट रूफटॉप एंड 60 गीगावाट थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं ये 40 गीगावाट और 60 गीगावाट के, ओके। फिर 15 मिलियन स्क्वायर मीटर का सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया बनाना है बाय 2017 एंड 20 मिलियन बाय 2022। So what is there in 2022? 20 million. This 20 million. Okay. फिर 20 मिलियन सोलर लाइटिंग डिप्लॉय करनी है रूरल एरियाज में। रूरल मतलब गांव वाले एरिया में, विलेज एरियाज में 2022 तक इनका मिशन है 20 मिलियन सोलर लाइटिंग करने का, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। ये कब लॉन्च हुआ था? इन 2011। ये है क्या? ये मिशन है कि हम जो एनर्जी का मार्केट है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। कैसे? फेवरेबल पॉलिसीज और रेगुलेशंस बना करके। हमें पॉलिसीज चाहिए अच्छी और रेगुलेशंस चाहिए जिससे कि हम एनर्जी के मार्केट को, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी से ही सब कुछ होना है, तो एनर्जी से ही इसको ये करना है कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस बना के इस मार्केट को स्ट्रेंथन करना है, एनर्जी के मार्केट को। तो as per study, if this mission is implemented successfully, the total capacity addition of approximately 20,000 megawatt could be avoided। मतलब अगर ये चीज़ अच्छे से सक्सेसफुली हो जाती है तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है, कि हम इतना ज़्यादा एनर्जी सेव कर पाएंगे। देन सेकेंड इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है, सस्टेनेबल का मतलब समझ लेते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम इस तरह से चीज़ों को यूज़ करें अभी प्रेजेंट में कि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ करे, प्रेजेंट जनरेशन भी यूज़ करें। पहले बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन वॉच इट लेटर अगेन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो ये था 2010 में लॉन्च हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? हमें बिल्डिंग्स जो है वो ऐसे इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि जो एनर्जी डिमांड है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हो सके। ये इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन की बात कर रहा है, मतलब ग्रीन बिल्डिंग्स, एक आता है टर्म ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी
एनर्जी डिमांड्स को कम किया जाता है कि हमारा एनर्जी डिमांड उतना हाई ना होने पाए, ठीक है, ऑप्टिमाइज रहे एनर्जी डिमांड। फिर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम सिटीज, मेक श्योर देयर इज बेटर अर्बन प्लानिंग एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो नेशनल मिशन, ये हैबिटेट की बात कर रहा हूँ, मतलब रहने की बात। हैबिटेट का मतलब क्या होगा? लिविंग स्पेस, ठीक है। तो अगर हम रहने की बात करें तो हम यही बात करेंगे, एक तो हमारी सिटीज अच्छी रहें, ठीक है, उनमें अच्छे से ग्रोथ हो, दूसरा बिल्डिंग ऐसे बनाएंगे एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, ठीक है। ये हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ओके। सेकंड, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 2012 में लॉन्च हुआ था। सॉरी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? अब ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा है तो ये एग्रीकल्चर के अराउंड रिवॉल्व होगा। क्या होगा? मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। मतलब ये है कि अगर हम एक लोकेशन पे, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये बना देते कि हम एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना देंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट बचेगा, ठीक है, हमारा लेबर बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तो एक बजट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट हम इसको, और एग्रीकल्चर भी और प्रोडक्टिव हो जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम उसको और एग्रीकल्चर में यूज कर पाएंगे। फिर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब कि जो भी हमारा सॉइल है और जो भी मॉइस्चर है, सॉइल में ही मॉइस्चर कंटेंट है, उसको कंजर्व करने की बात हो रही है, पोल्यूशन से बचाने की बात हो रही है। फिर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रेनफेड फार्मिंग, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से पानी देने की ज़रूरत ना पड़े, रेनफेड फार्मिंग होती रहे, इसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, रेनफेड फार्मिंग की। ये हो गया, ये गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू करना है, राइट। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू, इन दोनों प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ होगी। रेनफेड फार्मिंग इन दोनों प्रोग्राम्स के थ्रू इंक्रीज करेगा, करता है प्रोडक्टिविटी, ओके। देन ग्रीन इंडिया मिशन, इट वाज लॉन्च इन 2014। इसका प्राइमरी एम है टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड एनहांस इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के फॉरेस्ट कवर डिमिनिश हुआ है, ये चीज़ देखी गई, इस वजह से ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, वही है इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर टू 5 मिलियन हेक्टेयर, इतना करना है। दूसरा है कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है डेंस फॉरेस्ट कवर की, अगर और उसको डेंस कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव गुड फॉरेस्ट कवर, जो कि डिमिनिश हो चुके हैं। देन नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट योर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आज अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA। इट वाज इनैक्टेड इन 1986। इन 1986 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर पूछ लेते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 में आया था। ये क्या करता है? ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, टू स्टैब्लिश अथॉरिटीज। हम अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करते हैं चार्ज्ड विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यहाँ ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने की बात करता है। प्रिवेंट मतलब रोकना। तो ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसी अथॉरिटीज को इंचार्ज कर देना है कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके इन ऑल इट्स फॉर्म, जैसे भी हो, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, एनी ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जितने भी तरह के पोल्यूशन है, उन सब को टू टैकल स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर पेक्यूलियर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री या अलग अलग जगह, जैसे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कोस्टल एरियाज में सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया में डिसैलिनिटी की प्रॉब्लम है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो अलग अलग जगह पे जैसे जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, स्मॉग की प्रॉब्लम है, तो उनको टैकल करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसका ये कैसे स्टार्ट हुआ था? The roots of the enactment of EPA lies in the United Nations Conference
कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि हुआ था स्टॉकहोम में 1972। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि 1972 जो ईयर था ये था स्टार्ट करना इंडिया में एक एनवायरमेंटल लॉज के आने का जो स्टार्टिंग था वो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। when then Prime Minister Indira Gandhi attended this conference, came back and thought of this कि हमारी कंट्री में भी ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, we also need to have specific acts, laws। तो उसके बाद ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो एक्ट है वो वही इम्प्लीमेंट करता है, जो डिसीजंस लिए गए थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उनको ही इम्प्लीमेंट करता है ये एक्ट, ओके। आर्टिकल 48A इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51A इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों आर्टिकल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। कैसे कभी कभी आ सकता है आर्टिकल पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, सिलेक्ट करना होगा विच आर्टिकल, राइट। तो आर्टिकल 48 और 51A ये रट लो। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। 48A ये बात करता है कि स्टेट या फिर पर्टिकुलर रीजन का क्या काम है, ठीक है। ये 48A का है। एंड आर्टिकल 51A जो है वो हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है, हमारा एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स क्या अप्रोच होना चाहिए। प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। नॉट मेनी ऑफ us know it, but yeah it is। so आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 48A जो है वो 48A स्टेट को पावर देता है और 51A सिटीजन्स को कहता है कि प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को। Okay, thank you very much for attending this class. If you have any queries, you can comment down below. I'll reply. And yeah, if you like this class, you will get more classes for paper 1 in environment. Thank you.